उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम शेखर है और ये हैं तो वस्तुतः बोकारो झारखंड, बोकारो से, स्टील सिटी, लेकिन ये रहते अभी वर्तमान में अफ्रीका में एक जगह है केन्या, अफ्रीकन कंट्री है वो, शायद बोल रहे थे वो, तो वहीं से ये हैं और वहाँ से उन्होंने मुझे कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको मैं एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, इसे ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस रिकॉर्डिंग को अगर हो सके तो आप कई जगह पे भेज भी सकते हैं ताकि एक अलग राय ना बने और हमारा देश फिर से जो है वो जो जिस तरीके से जिस चीज़ का शिकार हुआ पड़ा है उसमें किसी भी तरीके की कमजोरी ही रहे, मजबूती ना मिले। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा और ये रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लीजिए। जो है वो थोड़ी सी चर्चा में अगर जम्मू कश्मीर पे आपसे 2 मिनट पूछूं तो जैसे पहले, जैसे आप तो 1978 के हैं, तो 78 से लेकर के अभी तक आपने वो 90 का काल भी देखा है, जम्मू से हैं आप, तो कैसा रहा? दादा वो काल मैं आपको क्या बताऊं, जब नए नए कश्मीरी पंडित आए थे वहां से, बेसिकली हम हैं जम्मू के जो महाराजा थे ना, हम उनके थे कुल पुरोहित खजूरिया ब्राह्मण उपमन्यु गोत्र। हाँ, उपमन्यु, हाँ। जी। तो हम जो हमारे जो थे ना, हम तो रहते हैं गांव में ही, हमारा गांव है रिहाल, अभी जम्मू में भी अपना घर बना रखा हमने। तो उस समय जो नए नए आए ना, तो उस समय इनको कुछ नहीं पता था बेचारों को, बहुत ऐसे मतलब कि फटे कपड़ों में भी हमने देखा इनको बेचारों को, और इनको हमने जगह दी है। हमारा जम्मू का जो एरिया है ना, इसीलिए हमारा डोगराओं का एरिया है, तो हमने कश्मीरी पंडितों को गले लगाया जो 1971 में वो वहां से जो पीओके से और वहां से आए थे मीरपुर से, उनको अपने जहां बसाया, सबको अपने जहां बसाया, सबको जगह हुआ था। सच में बहुत बुरा हुआ। मैं आपको कभी हिस्ट्री में आपको लिख के भेजूंगा जो हुआ। और इसके लिए राजनीति के साथ साथ ना, राजनीति तो थी राजनीति में जो शेख का जो खानदान था पूरा, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च करा हुआ इस पे। तो इनका कुछ ज्यादा ही दोष था। तो बाद में जो रेडिकलाइज हो गए, यानी कि मैं कट्टरता बढ़ गई इनमें। पहले नहीं थी, पहले हमारे जहाँ जो दिहाड़ी लगाते थे, जो कश्मीरी मुस्लिम थे ना, वो हमारे गांव में आके दिहाड़ियां लगाते थे, लकड़ी काटने का काम करते थे और अच्छे थे। लेकिन इनको कट्टर बनाया गया, जब फिर सब कुछ भूलते गए, धीरे धीरे भाईचारा सब खत्म कर दिया और इतने कट्टर हो गए कि इनके लिए वो काफिर को मारना उनके लिए पहला, सबसे उनका नहीं, एक पहला टारगेट बन गया था। बस ये चलता रहा। अच्छा, मुझे अब बताइएगा कि अब आप तो 1978 के हैं, तो एक अच्छी अवस्था है आपके पास, आप तो अनुभवी भी हैं, तो एक चीज बताइएगा कि जैसे अगर मैं इस मामले में अगर भारत के सरकार की बात करूं, जैसे कि भारत सरकार में जैसे अभी तो बीजेपी है वहां पे, जैसे अभी 2 दिन पहले भी मेरी एक जम्मू कश्मीर के किसी सैनिक से बात हो रही थी, वहां पे वो एसएसबी में है। अभी कल भी मेरी बात जम्मू कश्मीर के ही एक बीएसएफ के जवान से हुई थी, कल ही की बात है। उनके यहाँ से उनके परिवार की कुंडली मेरे पास आई थी, तो मैं उन लोगों से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, तो वस्तुतः जो है वो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब कैसा है और पहले के मुकाबले, मतलब अभी जो सरकार है वो उस चीज को लेकर के ज्यादा सफल हुई है, जहाँ पे वहां पे अमन चैन शांति को लेकर के, या पहले की सरकार थी? दादा पता क्या, अभी थोड़ा समय लगेगा। समय इन द सेंस की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन की पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनका दबदबा है। नियर अबाउट 80%, 80% वही लोग हैं जो उनके राज में भी थे, जो बीजेपी के राज में भी हैं। 80% वही लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में जब तक इसको धीरे धीरे, इसको टाइम लगेगा ना, जब तक वो धीरे धीरे खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे मतलब वो बाहर नहीं निकलेंगे, नए नहीं आएंगे, जिनको जो अच्छे से जानते हो, जो पढ़े लिखे हो अच्छे से, जो कि भारत को समझाओगे, इनके दिमाग में एक ही फितूर बत दिया गया कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, वही हम इंडियंस नहीं है, हम कश्मीरी हैं, और हमारा जो हमारा अंदरूनी नाता है वो पाकिस्तान के साथ है। बस उनको जय पढ़ाया गया, और बचपन से बच्चों को जय पढ़ाया जाए तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा। और जो 95, 96 तक तो बहुत चला है। मैं 94 में कश्मीर गया था। 94 में, उस समय मिलिटेंसी पीक में थी। मैं घर से अकेला भाग गया था, ये देखने के जो होते कैसे हैं। उससे मेरी आयु कितनी होगी सोचिए, 16 साल।
16 साल का था, अपने गाँव से 350 रुपया लेके और भाग गया। किसी को नहीं सुनाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं। 94 में नवंबर 11 नवंबर 1994 में, मुझे जहाँ तक डेट तक याद है, एक्यूरेट मैंने कितना बड़ा खर्चा मुझे वो भी याद है। बेशक लगन में नीच का चंद्रमा होगा मेरे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ रहता था। आपकी कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठा है नीच का। लेकिन है कि सूर्य बली है। हाँ, सूर्य बली है और बहुत अच्छे बैठे हैं। लेकिन माइंड में ये रहती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। अभी लास्ट ईयर पिताजी, मैंने आपको बताया था, परलोक गमन करके ड्यू टू कोविड, वो गांव के सरपंच थे। ओके, तो ये बात जो मैंने जो आपसे करी है, ये जो जम्मू कश्मीर वाली, अभी आप लोग वहां पे कैसा महसूस करते हैं? अभी देखो दादा, हमको ना पहले भी नहीं था इतना ज्यादा। पहले होता था कि इक्का दुक्का, हमारे जहाँ डायरेक्ट वो नहीं आ सकते। देखो जो हमारे एरिया ना, जम्मू का एरिया जो खासकर डोगरा बेल्ट है, वहां पे उनका जोर नहीं चलता था। क्योंकि हम लोग जुनाइट हैं और हम लोगों की एक ना अलग से है। जो मैं डोगरा हूँ ना, डोगरों में क्या हो कि भारत का संविधान सिर्फ 4, देयर इज ओनली 4 मार्शल रेसेस इन इंडिया एंड डोगरा इज वन ऑफ देम। डोगरा उनमें से एक है। डोगरा, गोरखा, अपना सिख और मराठा, इन चारों को दी गई है। उनमें डोगरा है। तो उनका इधर एक तो होता है ना कि पुरानी एथिक्स जो अपनी वो डेस्टिनी थी कि वो हमारे सामने जोर नहीं चलता था। ओके, मतलब ये मजबूत थे जी। और आज भी है दादा, आज भी है मजबूत। लेकिन अभी जो नशा वशा थोड़ा हो गया, उसकी वजह से थोड़े वीक हो गया। लेकिन अच्छा है, अभी भी बेटर। उनका जोर यहाँ नहीं चलता था। हम लोग तो डट के खड़े हुए हैं इनके सामने, हार नहीं मानी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी दादा। अब आइए, मैं आपको सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो थोड़ा जिद्दी है, अपने बल पे काम करना चाहता है। और आगे इनकी कुंडली को और भी मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा, पर इनकी कुंडली को आगे और बता दूं तो उत्तरायण में इनके जन्म होने से इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो आंतरिक बल इसका बहुत बढ़िया है। मतलब जो इनर वैल्यू है या फिर जो अंतर्मन है वो बिल्कुल जागृत है। और सबसे जो अच्छी बात है कि ये तुरंत ही किसी चीज को पकड़ बैठता है। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति जो होता है वो सुषुप्त होता है, एक व्यक्ति होता है वो जागृत रहता है, जो अपने लाभ के बारे में, अपनी हानि के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने धन के मामले में, अपने लाभ के बारे में, अपने हानि, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल ही बहुत ही उसके जो चक्षु होते हैं वो खुले होते हैं और तुरंत ही किसी चीज़ पे एक्टिव होकर के उस पर एक्शन लेता है। ये उत्तरायण वालों की बात है जो मैंने आज तक कभी नहीं बताई थी। आगे और भी परतें खुलेंगी, बन के रहिएगा। शिशिर ऋतु, जहां ये शनि से प्रभावित होने के कारण काम रुक सकता है, धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, चीजें रुकती हैं, काम बिगड़ता है, देर होता है, उसके बाद आप मेहनत ज्यादा करते हैं पर फिर भी थोड़ा परिणाम कम मिलता है। ये होगा। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से धन की समस्या नहीं होगी। संतान ठीक होते हैं, संतान कई हो जाते हैं, 1 2 3 कई बार ऐसी स्थिति बनती है। मेष लग्न वालों को तो ऐसे भी संतान कई हो जाते हैं। और गुरुवार के जन्मे होने से गंभीरता अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धि बहुत ही पवित्र, धन धान्य समृद्धि यश कुल और कुल का संरक्षक, ये व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और चूंकि गुरुवार का जन्म है इस वजह से बहुत ही गुलथुल शरीर का, मतलब थुलथुले शरीर का होता है और अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ही सजग रहने वाला होता है। अपने अनुभवों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है, अपने अनुभव को शेयर करता है। और दूसरी बात है कि ये समाज में किसी भी तरीके से लड़ाई और झगड़े में नहीं जाना चाहता। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति, जो मैं इनके जन्म का नक्षत्र वगैरह देख रहा हूँ, उससे ये बात मैंने निकाली है कि जहाँ पे क्रोध करना होता है वहाँ पे कई बार व्यक्ति अपना क्रोध दिखा करके और अपना काम तुरंत निकाल लेता है। और कई बार जो है वो क्रोध तो बहुत तीव्रता से आता है मेष लग्न के होने के कारण, और लग्नेश बली है इस वजह से भी कि कई बार क्रोध बहुत तीव्र आए और बाद में थोड़ी ही देर उतनी ही जल्दी से वो शांत भी हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह है, इस वजह से आपको धन की समस्या कभी भी नहीं होने वाली है और व्यक्ति अच्छे खासे धन का मालिक भी होता है। आश्लेषा नक्षत्र, विषकुंभ योग, बालव करण, ये व्यक्ति के जीवन में आरंभ में कई बार 15वें वर्ष में, कई बार 50वें वर्ष में, कई बार 60वें वर्ष में
15वें वर्ष में व्यक्ति बीमार हुआ हो, 50वें वर्ष में बीमार हुआ हो, 45वें वर्ष में बीमार हुआ हो, यह हो सकता है 60वें वर्ष में व्यक्ति को जो रोग लगे वो फिर खत्म ना हो और वो जीवन पर्यंत रहती है और वो साथ में ही जाती है। ऐसी स्थितियां बन रही। विषकुंभ योग ये प्रभाव बताया, ये थोड़ा सा कमजोर होता है। बालवकरण ये ठीक ठाक है, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर शुद्धता है, सात्विकता है, राजसिक है, पर उसमें सात्विक गुण भी है। और चीजों को पाने की जो स्ट्रैटेजी होती है कि किस चीज को कैसे अक्वायर करना है, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक होती है। और यहाँ पे व्यक्ति जो होता है कि मुझे कौन सा काम करने पे किस चीज पे कितना दिमाग लगाने पे मुझे कितनी चीजें प्राप्त होंगी, कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। स्ट्रैटेजिक तरीके से व्यक्ति जीवन जीता है, छोटी छोटी बातों पे विचार करता है, रणनीति करता है, राजनीति करता है और बहुत ही बड़ा विश्लेषक होता है। चीजों को गंभीरता से समझने वाला, गहराई से उत्तर देने वाला और किसी भी चीज को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति को प्राप्त कराने के लिए उसके हाथ में जो भी चीज दे दी जाएगी उसको वो अंत तक फाइनलाइज करके ही उसका प्रारूप तैयार करता है। ये आपकी कुंडली में ऐसे आपके नेचर के बारे में मैं बता रहा हूं, ऐसे होने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति ऊर्जावान है तो ऊर्जावान बनिए, अगर आलसी हैं तो आपको आलसी नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति जो होता है वो रात में ज्यादा देर तक जागता है और यूं ही जागता रहता है, आपको सुबह जागने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं तो इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा शुभग्रह है, इनका वर्ण और गण बहुत अच्छा है, इनके जन्म का वार बहुत अच्छा है, उत्तरायण में जन्म होना अच्छा है, ऋतु बहुत अच्छी नहीं है, वो थोड़ा परेशान कर सकती है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में लग्न पे लेकर के आता हूँ, जहां मेष लग्न की कुंडली लग्न में बनती है, नवांश वृषभ लग्न का और दशमांश भी वृषभ लग्न का। इसका मतलब है कि अगर आप लग्न कुंडली में लग्नेश को देखते हैं तो उच्च के हैं, वहीं लग्नेश यहाँ भी उच्च के हैं और वहीं लग्नेश यहाँ पे भी 12वें भाव के अधिपति होकर के यश भाव में जाकर के बैठे हैं। बाहर से ही व्यक्ति को धन मिलेगा और वस्तुतः वो अपनी उम्र से कई बार छोटा या उम्र में कच्चा या उम्र को छुपाने वाला बन जाता है, ये स्थिति बनती है। मंगल की दृष्टि यहाँ है और यहाँ पे चतुर्थ भाव पंचम भाव के अधिपति त्रिकोण में और जिससे गुरु केंद्र में है, तो संतान को लेकर के कभी भी समस्या मैं नहीं समझता हूँ। हालांकि पीछे राहु और आगे शनि, लेकिन पीछे चंद्रमा और आगे गुरु भी बैठे हैं, इस वजह से उसको संतुलन मिलेगा और व्यक्ति कई बार अपने घर परिवार से भले ही दूर रहे पर कभी भी महसूस नहीं होता कि वो घर से दूर है। और मैं इसे जहाँ पंचम भाव को बहुत ही अच्छा, हालांकि खाली है ये भाव, लेकिन इस भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं, जो कि मेष लग्न की कुंडली के लिए तृतीयेश और छठे भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते और इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते। मतलब शुक्र जो मारक होंगे, हालांकि वो मारक होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जहाँ का अधिपति उच्च का है, फिर भी व्यक्ति के पास एक ऐसी बात होती है जिसको वो अगर सबको बता दे तो भूचाल आ जाए। उसके पास बहुत सारी चीजें दबी होती हैं, वो कुछ ऐसे राज जानता है जो अगर सामने वाले को बता दे तो कई बार बहुत ही ज्यादा मतलब एक विकट स्थिति आ जाती है। मतलब मेरे कहने का यह है कि आप राज को छुपाने वाले लोगों में से हैं। आपके अंदर जो बात दबी है उसे दबा करके रखिए, चाहे वो सामने वाले की कमजोरी हो, चाहे वो सामने वाले की मजबूती हो। आपको कभी भी बिल्कुल ही तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके रिसर्च माइंडसेट का बनाइए, रिसर्च करने वाला, थीसिस लिखने वाला, छोटी छोटी चीजों पे गंभीरता से अध्ययन करने वाला बना दीजिए। और बहुत ही ज्यादा धन कमाने के लिए ये व्यक्ति आगे रहता है, क्योंकि धन भाव के अधिपति हैं और गुप्त तरीके से धन कमाने का, करोड़पति अरबपति बनने का ख्वाब देखने वाला और वो पूरा करने वाला, ऐसी स्थितियां बनती हैं। क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं, दिग्बली हैं, राहु केतु के प्रभाव में है, इस वजह से व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है और चंद्रमा अंत व्यक्ति का जो है वो घर के निकट ही होता है। ऐसी स्थितियां दिख रही। इस कुंडली में अगर आप देखें तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे था और यहाँ के अधिपति व्यक्ति को पिता का, पुत्र का, बड़ों का पूजनीय बना देता है और सबका पूजनीय होता है, आदर भी करता है और वस्तुतः वो जिम्मेदार होता है। मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी अगर आप देख रहे हैं तो लग्न के अधिपति शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति जब तक काम करेगा बाहर ही करेगा और मैं समझता हूं कि उसे बाहर ही रहना चाहिए और वहीं पे सेटल भी होने की आवश्यकता है। हालांकि
जो मृत्यु मैं देख रहा हूं वो किसी भी तरीके से अपने लोगों के निकट, या कई बार वहां पे ऐसी स्थिति हो कि अगर आप बाहर भी रहे तो अपने लोगों के बीच हो, ऐसी स्थिति दिख रही है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के, शुभग्रह होकर के राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ा। और व्यक्ति अगर परिवार वहां ले जाए या वहीं रख ले या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जहां से उसके परिवार उसके साथ रहे, तो ये ज्यादा आवश्यक बात होगी। ये बात यहां तक खत्म। विदेश भाव और विदेश में सेटल होना, यहाँ पे अगर आप देखें तो सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, यहाँ पे शुक्र का वृश्चिक राशि में बैठना, यहाँ पे भी शुक्र का वृश्चिक राशि में बैठना, यहाँ पे शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, यहाँ पे अष्टम भाव में, यहाँ पे सप्तम भाव में। पर वर्गोत्तम वो हर जगह से हो रहे हैं। यहाँ पे राशि से वर्गोत्तम, लग्न कुंडली में 8 नंबर, नवांश कुंडली में 8 नंबर, पर यहाँ पे भाव से वर्गोत्तम हो जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो भाव से, यहाँ पे अष्टम भाव में, यहाँ पे भी अष्टम भाव में। इस वजह से व्यक्ति के पास धन कमजोर कभी भी नहीं है, धनवान होके रहेगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि उस पर राहु की दृष्टि अच्छी बात होगी। हाँ, एक कमजोरी जो है कि व्यक्ति के जीवन में व्यय हमेशा ही बना रहेगा, और कई बार वो कितनी भी बुरी चीज हो और कितनी भी बदसूरत चीज हो उसको लेकर के भी खर्च कर बैठता है, और कई बार अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो जाता है। वो किसी भी ऐसी चीज के लिए उसकी लत जो कि कई बार उसको रोगी बना सकती है, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अब आपको यहां रोक करके मैं आपको लग्न पे लेके आता हूं। लग्न आपका 5 डिग्री 58 कला का है, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे हैं। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के जो अधिपति होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र का अधिपति केतु, तो केतु और लग्न बना मंगल का, और शुक्र इस चरण के अधिपति हो गए। तो जब तीनों को आप कंपैरिजन में रखते हैं तो मंगल और केतु तो मित्र हो जाते हैं, लेकिन शुक्र इन दोनों से अलग हो जाता है। इस वजह से, और चूंकि इस कुंडली के लिए शुक्र मारक होते हैं, पर फिर भी मैं उसे मारक नहीं कहूंगा, क्योंकि वस्तुतः जो है वो अष्टम भाव में शुक्र अच्छे ही परिणाम देते हैं, कभी कभी कमजोर, हालांकि यहाँ पे कमजोर थोड़े देखे जरूर जा रहे हैं, लेकिन इन पे शनि की दृष्टि पड़ के उनको एक अलग तरीके की मजबूती भी दे रही है। लेकिन यहाँ पे एकादशवें भाव की, अभी वो बात मैंने छोड़ी है चरण वाली, तो लाभ के अधिपति होकर के छठे में गए हैं, ये दारिद्र दोष भी पैदा करते हैं, और लाभ के कारक गुरु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति दूर जाकर के ही धन कमा सकता है, यात्रा में रह करके घूम घूम करके धन कमाता है। या कई बार व्यक्ति जो है वो केमिकल और मेडिकल सेक्टर से जुड़ करके धन कमाता है, मतलब आयुर्वेद, या फिर कई बार अंग्रेजी कंपनियों में काम करता है, या फिर कई बार विदेशी कंपनी में काम करता है। ये चीजें दिख रही हैं। पर वस्तुतः शुक्र जो है वो यहाँ पे द्वितीय और सप्तम के अधिपति होकर के, मैंने 3 बातें कही हैं, और उसमें पहली बात ये कही है कि शुक्र, बुध और शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। मंगल पूर्णतया आयु के प्रदाता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल यहाँ पे आपको आयु देने वाले ग्रह के रूप में बन रहे हैं। आप आयु को चोरी कर लेते हैं। आयु की चोरी मतलब जितनी अवस्था है, व्यक्ति कई बार उसका पता ही ना चले कि वो कितनी उम्र को लेकर के छुपा करके बैठा है। और खास करके जब दशम स्थान पे मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये और भी ज्यादा गंभीरता को प्राप्त कर जाता है, और ये स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर वस्तुतः आयु अच्छी कहूंगा, क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं, चंद्रमा जैसे शुभग्रह की दृष्टि है, गुरु जैसे भाग्येश की दृष्टि है। पर भाग्य बाहर, विदेश और दूर ही जाकर के बनेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ में जाना, अगर जहां तक संभव हो सके अपने परिवार को इकट्ठा करिए, आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए। और भविष्य में 10 साल के बाद आपकी जो कुंडली में दशा आएगी मंगल की, वो बहुत ही सुदृढ़, आज से 10 साल बाद नहीं कहूंगा, 8 ही साल बाद कहूंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी आने वाली है। जहां पे आपके जीवन में अभी तक के जितने भी प्रयास हैं वो सफल होंगे। अभी तो आप फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, अभी होने की प्रक्रिया चालू है, जिसका फल आपको आज से 8 साल बाद मिलेगा मंगल की दशा में। जहां पे वो बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ भी मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ पे भी मंगल जो है वो अच्छे ही बैठे हैं, क्योंकि वस्तुतः वो इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति, डेली बेसिस के इनकम और उसका सुख भोगना, ये आपकी कुंडली में उसका लाभ भोगना आपकी कुंडली में दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो मंगल की दशा होगी वो जातक के जीवन के लिए कभी भी कमजोर नहीं होगी। उस समय आप थोड़े इरिटेटिव जरूर हो जाएंगे, क्रोध जल्दी जल्दी आने लगेगा, हो सकता है कि जो चीज आपको टाइम पे ना मिले उस वजह से आप थोड़े क्रोध में भी रहने लगे। ये एक बात होगी, जैसे कहते हैं ना 60 वर्ष की आयु में शठिया जाना, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उस चीज को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अभी से ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके जीवन में जरूरी हैं। बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ
आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। प्रत्येक दिन 3 बार सरसों तेल का दीपक शाम को जरूर जलाना चाहिए और 3 बार हनुमान चालीसा मैंने कहा है, ये चीजें करनी चाहिए। आपको मैं एक मंत्र भेज दूंगा, जो चीज आपने मुझसे पूछी है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा कि नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ, वस्तुतः आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के जो अधिपति हैं वो पराक्रम को देख रहे हैं और वस्तुतः वो बलवान भी हैं, क्योंकि सूर्य और बुध इस कुंडली के लिए, बुध अच्छे नहीं होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि वो अच्छे भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति के साथ। तो संतान से कई बार दूरी बनती है, वैचारिक मतभेद बनता है, पर संतान भाग्यशाली भी साबित होती है और व्यक्ति खुद भी भाग्यशाली होता है धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, बुद्धि के लिए, तर्क के लिए, ज्ञान के लिए, रहस्यमय चीजों को जानने के लिए और अपने तर्क विद्या के लिए प्रसिद्ध होता है और जानकार होता है। तो मैं समझता हूं कि आपके पास ये चीजें अगर उपस्थित हैं तो उसमें किसी भी तरीके से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी कुंडली भाग्य से बहुत बलवान है और ये मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि व्यक्ति जो भी चाहता है उसको मिल जाए, क्योंकि मंगल बली है। और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उस पर गुरु की भले ही नीच दृष्टि पड़ रही है, पर फिर भी वो गुरु नवमांश कुंडली में लग्न में ही बैठ रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे गुरु बुध के साथ बैठे हैं और यहाँ पे गुरु बुध से केंद्र में आ रहे हैं और बुध के साथ उनका परिवर्तन भी हो रहा है, गुरु बुध की राशि में, बुध गुरु की राशि में। ये चीज जो बन रही है आपकी कुंडली में, ये सबसे ज्यादा मजबूती देने वाली बन रही है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और वस्तुतः उनका मित्र वहां बैठा है, केतु। और मैंने जो चरण वाली बात कही थी तो उसमें ये बात कही थी कि जो चरण के अधिपति शुक्र बन रहे हैं वो आपको ऐसा बना रहे हैं कि कई बार बदसूरत और महिला पे भी, हालांकि औरतें कभी भी बदसूरत नहीं होती, महिलाएं चाहे वो किसी भी देश की हों कभी भी बदसूरत नहीं होती, पर फिर भी ये इस कुंडली पे मैं फलादेश करने को मजबूर हो रहा हूं कि व्यक्ति कई बार जिस चीज पे खर्च नहीं करना चाहिए उस पे भी खर्च कर बैठता है और अपनी इच्छा की पूर्ति कर बैठता है। आपको इस चीज से बचने की आवश्यकता हमेशा होगी और मैं समझता हूं कि आप अफ्रीका जैसे देश में हैं जहां के लोग काले ही होते हैं, वहां धूप ज्यादा है, तो आपके जो स्थिति जो मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि आपके पैसे सही जगह पे खर्च हो, धर्म पे खर्च हो, गलत और निंदनीय चीजों पे खर्च ना हो, इसकी स्थिति आपकी कुंडली में है। आपको इस पे बचाने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। आपकी कुंडली में धर्म भाव ठीक है, धर्म भाव के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो छठे भाव में बैठे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपको थोड़ा सजग होना चाहिए, हालांकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो जो आपका है वो आपका ही रहेगा और उसमें कभी भी कमजोरी नहीं है। हालांकि आप यहाँ से परेशान जरूर हैं क्योंकि राहु और चंद्रमा आपको परेशान करेंगे। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह बन रहे हैं और 17 डिग्री के राहु और 25 डिग्री के चंद्रमा ग्रहण लगने ही वाला है, मतलब दिमाग परेशान रहता है, भविष्य को लेकर के, सुख को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, चिंता और पुत्र सुख को लेकर के, दाम्पत्य सुख को लेकर के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, माता की चिंता को लेकर के। क्योंकि हम बिहार और झारखंड और हमारे भारत के जितने भी लोग होते हैं वो चाहे कितने भी दूर चले जाएं पर वो कभी भी अपने रूट से जुड़े ही रहते हैं। और मैंने जहां तक कई देशों की कुंडलियां जो मेरे पास आती हैं वहां मैंने ये बात अनुभव करा है कि जो लोग पूर्णतया विदेशी हो गए हैं वो वस्तुतः उतने ही ज्यादा मानसिक और उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से कमजोर पाए गए हैं और उतने ही ज्यादा उनमें कमजोरी रही है। भले ही वो आर्थिक रूप से कितने ही मजबूत रहे हों, पर वस्तुतः जो चीज हमारे यहाँ जो मेंटल स्टेबिलिटी के रूप में जो देखी जाए, यहाँ के लोग किस लिए परेशान है, यहाँ के लिए हो सकता है कि रोजगार के लिए परेशान हो, यहाँ के लिए हो सकता है कि लोग व्यवसाय को लेकर के परेशान हो, नौकरी को लेकर के परेशान हो, पर वस्तुतः जो एक होता है जैसे आंतरिक जो एक शांति है वो यहाँ के लोगों में बिल्कुल ठीक है। मतलब फिर भी आप दूसरों के सुख को देख लेते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो वो सामने वाला ठीक है। अलग बात है कि कई बार हम जो है वो उलझ जाते हैं सामने वाले के सुख को देख करके, लेकिन बेसिकली तो हमारा नेचर ऐसा ही है कि हम कभी भी अपने दुख से ज्यादा सामने वाले के दुख को ज्यादा ही समझते हैं। ये हमारा मूल नेचर है जो अभी भले बदला है, पर वस्तुतः ऐसा कभी भी नहीं था। हो सकता है कि वो बाह्य प्रभाव से हो, कई बार हम ऐसा होता है, पर वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मूलतया आप हैं अभी भी जुड़े हुए, अपने रूट से बंधे हैं। आपको आपके घर की याद भी आती है, माता की याद भी आती है, वो रोटी, वो मकान, वो घर, वो जमीन, वो जायदाद, वो खेत, वो खलिहान, वो कंपनी, वो टाटा स्टील, वो सारी चीजें आपको अभी भी उतनी ही जो है वो जकड़ी हुई हैं और आप कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि आप चाहे कितने ही दूर चले जाएं, आप चाहे कितने भी दूर चले गए हों, पर फिर भी आप रूटेड हो, मतलब जुड़े हुए हैं
और यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। और मैं समझता हूं कि आपको वो हमेशा जोड़ के रखेगी, क्योंकि यहां चंद्रमा बैठे हैं और चूंकि ये ग्रहण में अगर नहीं होते, मैं आपको अब एक इसके पीछे का कारण बताता हूं। अगर आप वस्तुतः आपकी कुंडली में ग्रहण दोष नहीं होता, जो कि है, इस वजह से ही आप इतने रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वस्तुतः वो आपको इमोशनल ज्यादा बना रहा है और एक तरफ आपकी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भगा भी रहा है। इच्छाओं की पूर्ति के पीछे और व्यक्ति को प्रोफेशनल बनाने के पीछे का कारक ग्रह कौन सा है? वो मंगल, क्योंकि लग्न के अधिपति उच्च के लक्ष्मी संपन्न योग और लक्ष्मी योग बना रहे, कुल दीपक योग बन रहा है, क्योंकि दशम भाव से चंद्रमा और मंगल दोनों का संबंध बन रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं एक बात बता दूं कि लग्नेश जब दशम स्थान से संबंध बना लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और खास करके वो और भी ज्यादा तब अच्छे हो जाते हैं जब उन पे 1 से बढ़कर के 2 और 2 से बढ़कर के 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए। आप जरा ध्यान से देखिए, इनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि है, इस भाव के ठीक पीछे 2-2 शुभ ग्रह या अच्छे ग्रह बैठे हैं। मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, सूर्य और बुध खराब नहीं होंगे, यहाँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव है और वो भाव बलवान है। थोड़ी बहुत समस्या होती है जहां की आपको दूर जाना पड़ता है, लेकिन इस भाव के पीछे और इस भाव से पंचमस्त गुरु का बैठना, इस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि का जाना, इस कुंडली के लिए लग्नेश का उच्च का हो जाना और गुरु का, जो कि जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, शनि जैसे ग्रह के बैठने से व्यक्ति को उस देश की सरकार से सहयोग मिल जाता है, और मैं समझता हूं कि उसमें वो सफल भी होता है। जिस चीज के लिए भी आप उस देश की सरकार से गुहार लगाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को यहां रोक करके एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जरा सुन के जाइएगा। रिकॉर्डिंग तो आपने सुन ही ली। रशिया में एक मेरे दर्शक हैं, वो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली भेजी थी दिखाने के लिए, रशिया के। तो मैंने जब यूक्रेन वाली जो वार, यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी, तो उसके बारे में जब उनसे पूछा, दरअसल वो उसी चीज से परेशान तो नहीं थे, पर वो मुझसे उसी दौरान बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने उनसे उस वहाँ की जानकारी लेनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि पंडित जी, यहाँ पे जो यहाँ की मीडिया है वो भारतीय मीडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो लग भी नहीं रहा है कि युद्ध जैसी कोई स्थिति है। यहाँ पे तो लग भी नहीं रहा है, मैं जहाँ रूस में हूँ और बिल्कुल यहाँ का सबसे जो प्रमुख शहर है, कुछ नाम बताया था उन्होंने, वहां से हूँ और वहां मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे तो वार जैसी कोई स्थिति ही नहीं, यहाँ के मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं है, बहुत कम न्यूज आते हैं कि वार जैसी स्थिति है। जबकि भारत में थोड़ी सी झड़प होती है तो न्यूज वाले उसको कितना बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये स्थिति वहां पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को हाइप मत करिएगा, किसी भी चीज को बढ़ा करके मत बताइएगा, और किसी भी चीज को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे आपका ज्ञान भी है और आपके पास आपका अनुभव भी है और आपके पास आपका तर्क भी है, क्योंकि तर्क यहाँ भी दिख रहा है और ज्ञान यहाँ भी है, अनुभव यहाँ भी है। और वस्तुतः मंगल जो होता है वो डिप्लोमेट होता है, राजनीति करता है, उसके पास चक्षु है, छोटी छोटी चीजों पे गौर करने वाला, तिकड़मी होता है। उसको जैसे ही किसी चीज का अंदेशा लगता है, वो सबसे पहले वहां से क्विट करना चाहता है, निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सेनापति है और नवग्रहों में सूर्य राजा, चंद्रमा उनकी पत्नी या फिर रानी कह सकते हैं, मंगल जो है वो उनका सेनापति है, देवगुरु बृहस्पति उनके महामंत्री हैं, शुक्र जो है वो दूसरे मंत्री हैं जो स्त्रियोचित हैं, शनि जो है वो उनका दास है जो सिंहासन के पास बैठा रहता है, एक तरह से पुत्र भी है, राहु और केतु उसकी सेनाएं हैं। तो आपको सेनापति होने का योग लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं जहां तक ये समझता हूं तो ये कुंडली बिल्कुल सुदृढ़ है। नक्षत्र के आधार पर भी आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप वहां भी रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति उच्च के हैं, आपको वहां पे हमेशा काम भी मिलता रहेगा और आप बिल्कुल सुदृढ़ हैं, उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। नवांश कुंडली में गुरु, शनि और बुध का लग्न में बैठना, जहां गुरु जो है वो जन्म कुंडली के अष्टमेश बाहर रहिए, शनि जो जन्म कुंडली के भाग्येश, जहां उच्च के मंगल जहां वर्गोत्तम हो रहा है, लग्नेश वर्गोत्तम मतलब सब कुछ ठीक और बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बुध यहाँ पे लग्न में वृषभ राशि में और यहाँ पे वो बनते हैं धन भाव के अधिपति। धन भाव के अधिपति का संयोग देखिए जरा सा, धन भाव के अधिपति का संयोग विदेश भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ हुआ है। धन, लाभ और अष्टम या फिर अब शनि जो कि दशम, यानी कि कहीं ना कहीं धन आएगा, लाभ भी होगा, विदेश में सेटल भी होंगे और कर्म भी आपका चलता रहेगा। नवमांश कुंडली में बुध धन भाव के अधिपति, जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे, वृद्धावस्था में रोग से युक्त भी रहेंगे, हड्डियों का रोग आपको पकड़ सकता है, रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है,
हृदय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, कई बार फेफड़ों से संबंधित समस्या होती है और व्यक्ति को बाहर ही रहना पड़ेगा क्योंकि राहु यहाँ शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि एक वक्त के बाद आप अपने यहाँ आ जाइएगा। हालांकि अपने देश में अपने मिट्टी के बीच में अपना दम तोड़ना स्वर्ग के बराबर ही होता है। मोक्ष मिले ना मिले, अपना देश मिल जाए, अपनी मिट्टी में मर जाए, उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। भले ही कुंडली कुछ और बताती हो, पर मैं आपको एक पर्सनल सी राय देता हूँ। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में धन योग, लग्न के अधिपति का उच्च का होना, ये धनवान योग है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में इसे देखना, ये धनवान योग है। पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम को देखना, पराक्रम से धन योग बनाए, क्योंकि वस्तुतः वो पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे धन इकट्ठा करता है। तो ये स्थिति बनी। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, ये सौभाग्यशाली और व्यक्ति को चल अचल संपत्ति क्रिएट करने वाला और बनाने वाला चंद्रमा की दशा में ये सारी चीजें हो जाती हैं। पंचम भाव के अधिपति का त्रिकोण में बैठना, अपने भाव से पंचमस्थ जाना, गुरु से केंद्र में होना और किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं होना, ये अच्छी बात है। और वस्तुतः शनि की दृष्टि आयु दे रही है। शनि की दृष्टि यहाँ पे सामान्य है और शनि की दृष्टि यहाँ पे अच्छी ही है, मतलब मैं इसे खराब नहीं कहूँगा। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, लेकिन मंगल को देख रहे हैं इस वजह से अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बाहर रहिए और धन कमाइए। गुरु की दृष्टि यहाँ पे सामान्यतया धन आने में थोड़ा बहुत मशक्कत कई बार होता है, पर अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा है, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, घबराने जैसी कोई बात नहीं। शुक्र यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। छठे भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में जाना, अपने भाव से शुभग्रह होकर के परिवर्तन करना, ये परिवर्तन राजयोग जो कि कई बार धनवान योग बना देता है। प्रतियोगिता थोड़ी बहुत और घर यात्रा दूर जाकर के ऐसी स्थितियां बनती हैं। सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कई बार दाम्पत्य से दूरी और दाम्पत्य में पत्नी को रोगी और कई बार धन कमाने के लिए, हालांकि ये भी धन योग ही है, व्यक्ति को ससुराल से, व्यक्ति को स्त्री से भी धन मिलता है, पत्नी से सपोर्ट मिलता है, ये सब चीजें भी मिलती हैं। अष्टम भाव के अधिपति का उच्च का होना, लग्नेश होने के बावजूद भी ये पापक नहीं होंगे, मारक नहीं होंगे और खराब नहीं होंगे, आयु के दाता होंगे। इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे गुरु, इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे सूर्य, इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे मंगल। ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में कभी भी बुरे परिणाम नहीं देंगे। वस्तुतः आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के चतुर्थ भाव में जाना, अपने भाव से पीछे और शनि के साथ बैठना जो कि लाभेश हैं, तो कभी कभी निर्बलता, दुर्बलता और कभी कभी भयंकर गरीबी व्यक्ति ने देखे हैं, जिससे ही सीख लेकर के वो बाहर जाना चाहा है या मजबूर हुआ है। दशम भाव में उच्च का बैठना, ये स्वयं में लक्ष्मी संपन्न और लक्ष्मीवान और कुलदीपक योग बना देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति सुदृढ़ मानसिकता और एक अच्छी स्थिति को मेंटेन करने में हमेशा ही जीवन में सफल होता है और उसके कार्य क्षेत्र में हमेशा। अगर एक बात और बता दूं, वस्तुतः जो चरण वाली बात थी उस पर ही ये बात लागू होती है। लग्नेश के जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति के ऊपर से ये बात आती है, क्योंकि वो उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है वो बुध के साथ बैठे हैं। आप जब तक खुद का काम नहीं करेंगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा, लिख के देता हूं, गारंटी। तब तक आप भटकते रहेंगे जब तक आप खुद का काम ना शुरू करें। तो जितनी जल्दी हो सके आपको इस पे आजमाने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि आपको वही करना भी पड़ेगा। किसी दूसरे के अंडर में आप काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बनेगी नहीं। और ये मंगल है, ये सेनापति है, ये सेना नहीं है। आपकी कुंडली में राहु उसे देख रहे हैं, इस वजह से कई बार हो सकता है कि भृत्य बनना पड़े, दास बनना पड़े, पर वस्तुतः आपके अंदर दासत्व का गुण नहीं है। आपके अंदर राजा के निकट जाकर के उनके आदेश का पालन करना या राजा के बिल्कुल निकट जाकर के खड़ा होने तक की हैसियत है। तो मैं समझता हूं कि आपको कभी भी वहां की सरकार से, वहां के लोगों से, कभी भी किसी भी तरीके से, कभी भी की बात करता हूं, डरने और घबराने जैसी कोई बात नहीं। भारत सरकार आपके साथ है, क्योंकि जैसे देखा आपने किस तरीके से यूक्रेन से लोगों को लाया गया। कुछ इसी तरीके से अगर दशाओं में बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सबसे कमजोर बुध है, इस वजह से उनकी दशा थोड़ी सी कमजोर जाएगी। शुक्र की दशा थोड़ी कमजोर स्वास्थ्य के मामले में जाएगी, लेकिन वो दिमाग बहुत अच्छा और अल्टीमेटली वो परिणाम आपके पास बाद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप अगर हो सके तो एक सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं, जिसका बल आपको मिलता रहेगा, और मैं समझता हूं कि वो ठीक भी होंगे आपकी कुंडली के लिए। आपके पास ऊर्जा है, आपके पास बल है, क्योंकि सूर्य और मंगल यहाँ भी एक दूसरे को देख रहे हैं, शुक्र यहाँ भी बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तीन घरों में, केंद्र में 3 घर, गुरु, चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा का केंद्र में आना, ये बहुत अच्छी बात है। आगे आप अगर व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी कुंडली में स्थिति है, और निस्संदेह इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और केमिकल और मेडिकल और इन सब क्षेत्रों से, जो फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित क्षेत्र जो होते हैं, वो बिल्कुल ठीक है।
आगे बढ़िए। घबराने की कोई बात नहीं है, मंगल की दशा बिल्कुल ठीक है। धन योग आपकी कुंडली में कई तरीके से लगा हुआ है, जिससे चिंता करने की कोई बात मैं नहीं समझता हूँ। आपकी कुंडली में अगर बात कहूँ तो सूर्य जो है वो 50% का परिणाम देंगे, जहाँ के भी अधिपति हैं। चंद्रमा 25%, मंगल उनको बल देना है, इस वजह से सबसे ज़्यादा बजरंगबली की पूजा करनी होगी। अपने घर में बजरंगबली की तस्वीर लगाइए और सुबह शाम उनकी जो है वो सेवा करिए। बुध कुमार अवस्था के 50% के करीब का परिणाम देंगे। उसके बाद गुरु शुक्र शनि राहु केतु, बढ़िया आनंद है, मत घबराइए, है आपके साथ सारे के सारे ग्रह और सब परिणाम देने वाले हैं, एक्टिव हैं, मजबूत हैं, खराब नहीं है। ये लिख करके गारंटी से देता हूं। बिल्कुल भी मत डरिए और बिल्कुल आगे रहिए, झंडा ऊंचा है। और एक बात और कहता हूं, आपकी कुंडली में मंगल की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी और मैं समझता हूं कि आपके उसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं वो सबने आपके जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण दर्शन कराए हैं, महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करा है और मंगल की दशा बेहतर जाएगी, जहां आप एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।